उधर 16 आ गए तो हमने इस क्वेश्चन को करा है सही, इधर 0, इधर आ गए 3 इंटू 4 12 और इधर आ गए 4, 4 इंटू 4 प्लस 12 इज 16 एंड 16 सही आ गए। मतलब हमने क्वेश्चन को पूरी तरीके से सही कर ही दिया। मैं तो हूँ ही टैलेंटेड। आगे बढ़ते हैं। आपको देश के टॉप 2% बच्चों के अंदर आना पड़ेगा एंड दैट माय फ्रेंड इज नॉट वेरी हार्ड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो आज हम करेंगे इन आवर रिवीजन सीरीज रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। अब ये वाले चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आएंगे ही आएंगे। पक्की बात है कि 2 क्वेश्चन तो इसके अंदर से आएंगे और चैप्टर इतना ज्यादा आसान है कि आप इसको आधे दिन के अंदर अंदर विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू दिस। अब देखो जी, सबसे पहले जो हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास हम काइनेमेटिक्स कर चुके, हम थर्मोडायनेमिक्स कर चुके, काइनेटिक थ्योरी कर चुके। आज है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस ऑन 28/3/2024 रिडॉक्स रिएक्शन हमें करना है। कल करेंगे ग्रेविटेशन विद सम जेई के क्वेश्चंस, लॉज ऑफ मोशन करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। कुछ चैप्टर के अंदर मैंने जेई के क्वेश्चन डाले हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको करवाए थे, ग्रेविटेशन में मैंने करवाए हैं, काइनेटिक थ्योरी में मैंने करवाए हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर मैंने कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आपको कराए थे। रिडॉक्स के क्वेश्चन आज मैं ज्यादा आपको करवाऊंगा नहीं, आज मैं सिर्फ आपको बेसिक इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। क्वेश्चंस इसके हम सिर्फ नीट वाले ही करेंगे बिकॉज इसके जेई के क्वेश्चन मुश्किल ही आ रहे हैं और वो करने का भी कुछ फायदा है नहीं हमारे पास। तो सिर्फ हम इसके नीट के क्वेश्चन करेंगे और नीट के क्वेश्चन हम लाइव सेशन के अंदर करेंगे, जो कि हम 1 अप्रैल से चालू करने वाले हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। चलो, हो गया मेरा प्रमोशन, आगे बढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन वो वाले रिएक्शंस जहां पर रेड एंड ऑक्स दोनों हो रहा है, मतलब वो वाले रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप इससे पहले पढ़ चुके हो। रिडक्शन क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपोजिट देखो तो रिडक्शन क्या, ऑक्सीजन का हटना, और ऑक्सीडेशन क्या, हाइड्रोजन का हटना। ये चीज आपने अब तक पढ़ी थी। तो जिस रिएक्शन के अंदर एक चीज का रिडक्शन हो रहा है और दूसरी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, 6CO2 के अंदर 6H2 मिलाते हैं तो उससे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। तो हमारे आसपास जितने भी ज्यादा रिएक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको, तो ऐसे रिएक्शन कई सारे होते हैं, जो बहुत सारे रिएक्शन जो हमारे आसपास हो रहे हैं वो सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। तो वी आर सराउंडेड बाय रिडॉक्स रिएक्शंस एवरीवेयर। तो आगे बढ़ते हैं इसको, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा थ्योरी को नहीं पढ़ना, सिर्फ जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो बता रहा हूँ। पहले थ्योरी समझना थोड़ा जरूरी है। अब देखो, ऑक्सीडेशन आपने अब तक क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन की जगह कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का रिमूवल या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन आपने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना, या ऑक्सीजन का निकलना, या फिर ऑक्सीजन की जगह किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना इज रिडक्शन। अब आपको इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में याद रखना है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। ये चीजें अब जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से गए तो वो हुआ है ऑक्सीडाइज, और अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन आए तो वो हुआ है रिड्यूस। इसी से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, जो सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवाएगा वो खुद रिड्यूस होगा। सामने वाले को ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो तो खुद रिड्यूस हो गया। और ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जो सामने वाले को रिड्यूस करवा रहा है, और जो सामने वाले को रिड्यूस करवा रहा है उसको तो खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। सामने वाले को रिड्यूस करवाना मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दिए, और इलेक्ट्रॉन दिए तो खुद से इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो खुद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में आ गया, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज जो खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और सामने वाले को रिड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन की कोई एक भी चीज कितनी ऑक्सीडाइज हो रही है या कितनी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ये हमें बताता है। नेक्स्ट चीज कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज एज अ चार्ज ऑन ईच एटम व्हेन एक मॉलिक्यूल ब्रेक्स अपार्ट। अगर आप एक मॉलिक्यूल को तोड़ दो
तहस नहस कर दो तो उसके हर एक एटम के ऊपर कितना चार्ज बनेगा आफ्टर द मॉलिक्यूल ब्रेक्स अपार्ट, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये वैलेंसी से काफ़ी अलग होता है, वैलेंसी फिक्स होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कैन वेरी अ लॉट, ठीक है। और स्टॉक नोटेशन होती है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके आगे लिख दें, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक आयन है क्रोमियम, और अगर मैं लिखूँ ऐसे ये, तो जो ये बनता है Cr3 पॉजिटिव। Cr3 पॉजिटिव को अगर मैं ऐसे लिखूँ क्रोमियम एंड 3, तो मतलब मैंने जो इसका चार्ज आया वो मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया इन रोमन न्यूमेरल्स, इसको कहते हैं स्टॉक नोटेशन। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज रियली वेरी नेसेसरी अभी के लिए, एंड इसकी जरूरत पड़ती है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसकी जरूरत पड़ती है हमें इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू। सेम रूल है, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो सबसे पहली चीज कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड इन इट्स फ्री अनकम्बाइंड और एलिमेंटल स्टेट, मतलब जिस स्टेट में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, जिस स्टेट में वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, क्योंकि नेचर में तो H2O भी एग्जिस्ट करता है, बट वो एक कंपाउंड बन गया। जो एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, अनकम्बाइंड स्टेट में या फिर फ्री स्टेट में, अनकम्बाइंड जब वो कंबाइन नहीं हो रहा, फ्री स्टेट मतलब जिस स्टेट में एक एलिमेंट, एक चीज हमें नेचर के अंदर मिल रही है, उस स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सेकंड, आयंस जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एटम है, जैसे Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव, उसके ऊपर जितना चार्ज आया वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, Na पॉजिटिव +1 और O2 नेगेटिव -2, N3 नेगेटिव -3, जो चार्ज आया वो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज -2, ज्यादातर कंपाउंड में -2 होता है, सिवाय पर ऑक्साइड में -1 होता है। पर ऑक्साइड जैसे H2O2 -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन में प्लस में चला जाता है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन -2 में है सबके साथ, लेकिन फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव चला गया, ठीक है। हाइड्रोजन बाकी बच गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, लेकिन अगर ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ये इनके अंदर एक्सेप्शन आ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट कंपाउंड्स इज +1, बट अगर वो मेटल्स के साथ बॉन्ड हो गया, व्हेन इट इज bonded to metals, it has oxidation number -1 हो जाती है इसकी। Then algebraic sum of oxidation number of all compound must be 0 in कंपाउंड, और अगर आयन है तो आयन के ऊपर जितना चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए। अब इसको मैं करना कैसे है वो बताता हूँ। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। NaHSO4 में मेरे को S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये मेरे को फाइंड करना है। अब देखो हमने क्या बोला, और ये चीज और याद रखो, इसके अंदर यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, ग्रुप नंबर 2 वाले मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा, ये फिक्स है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 अल्काली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर 1 और 2। तो Na ग्रुप नंबर 1 में आता है तो इसका नंबर हो गया +1, ठीक है। दूसरा H मैंने क्या कहा, हमेशा +1 होगा एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल्स, तो मेटल्स के साथ बॉन्ड है -1 प्लस XS हमें नहीं पता क्या है, इसका मेरे को निकालना है, तो X बराबर हो गया, और O4 है तो 4 टाइम्स ऑक्सीजन का होता है -2। यहाँ पर परऑक्साइड नहीं बनता, सुपर ऑक्साइड नहीं बनता, ना फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, तो -2 इज इक्वल्स टू, लास्ट वाला रूल क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0 और इन एन एटम इट मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन। तो यहाँ पर एक कंपाउंड है, 0 चार्ज है, तो इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको लगा दो, ये 1 से 1 कट गया, x -8 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +8 आ गया, ये बन गया S का +8 ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट ZnCO3, Zn का मेरे को निकालना है, तो x प्लस कार्बन, इस केस में आ जाएगा यहाँ पर -4, ठीक, जो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 ऑक्सीजन तो 3 इंटू -2 ऑक्सीजन का होता है -2। Zn अभी कितना बन गया, 6 और 3 10, तो x आ गया, यहाँ से x आ गया +10। इस केस में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बन गया +10। आगे KAlSO4 होल ट्वाइस, K पहला ग्रुप +1 प्लस Al तीसरा ग्रुप
+3। तीसरे ग्रुप में हमेशा +3 नहीं होता, थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, इसलिए मैंने जनरली नहीं लिखवाया। बट अगर आपको कुछ और ऐसा चीज़ नहीं लग रही जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट करे तो, या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्रिएट करे तो +3 ही रहेगा। देन SO4, 2 इंटू एस का निकालना है तो 2 इंटू एक्स, प्लस O4 तो 2 इंटू में 4 इंटू में ऑक्सीजन का हो गया -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0 है इसका, तो ये हो गया 3 और 1 4 प्लस 2x, और ये हो गया 4 4 16 माइनस 16 इज 0, तो यहाँ से x आ गया +6। इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6, इधर +6 से +8, ये वेरी कर रहा है, मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा वेरी करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो अब अगली चीज आती है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक जो हमें समझ आया है कि वो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक चार्ज के बराबर ही तो रखना है ना, और फ्लोरीन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो चार्ज के बराबर हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बराबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हो रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा पौना तो ट्रांसफर नहीं होगा, 1/4 ट्रांसफर नहीं होगा, 1/3 ट्रांसफर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तो भाई एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, पूरा का पूरा ही जाएगा या तो नहीं जाएगा, सिंपल। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसी आती है, वो ऐसे आती है जैसे ये वाला कंपाउंड है हमारे पास C3O2, तो इसमें क्या है, कार्बन 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 3 डबल बॉन्डेड और 2 जगह पर ऑक्सीजन आ गया। अब इसमें देखो ये वाला ऑक्सीजन है सिंपल ऑक्साइड है -2, ये वाला ऑक्सीजन सिंपल ऑक्साइड -2, ये वाला जो कार्बन है ये इधर भी कार्बन से बॉन्डेड है और उधर भी कार्बन से बॉन्डेड है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, है ना। ये कार्बन उधर भी कार्बन से बॉन्डेड, इधर भी कार्बन, सेम सेम ही तो है दोनों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम है दोनों की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बीच में ही रह गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं क्रिएट हो गया, एंड हेंस ये बीच वाला तो आ गया 0 पे, और इधर -2 इधर 0 है, तो ओवरऑल इस पे बचा +2, अगेन 0 -2 यहाँ पर बच गया +2, यहाँ पर 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट आया +4, और 3 कार्बन है, इस पे डिवाइड करूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 4/3। नॉर्मल मेथड से जैसे हमने पहले किया उसे चेक करें, तो कार्बन का निकालना है तो 3 इंटू एक्स प्लस O2 तो 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4/3, 4/3 आ रहा है। अभी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज, तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स एक ही टाइप के ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन आधा पौना ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो पूरा ट्रांसफर होगा, लेकिन इधर तो मैंने एवरेज निकाला है, एवरेज निकालने की वजह से ये फ्रैक्शन में आया, बिकॉज 2 पे अलग अलग जा रहा है, 1 पे अलग आ रहा है, उस पे 0 बन गया, इस वजह से यहाँ पर चेंज आया, ठीक है। ऐसा लगा ना, सी पे बिंदी लगा दी। चलो आगे, Na+1 ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन -2, Na+1 ऑक्सीजन -2, ये वाला सल्फर इधर भी सल्फर से बॉन्डेड है, उधर भी सल्फर से बॉन्डेड है तो 0, ये सल्फर इधर सल्फर से बॉन्डेड है 0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आया, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -2 -2 एंड -2। अब इन सल्फर पे देखो कितना है, इस सल्फर पे -2+1 -1 बचा, इसकी तरफ से -1 -2 -2 -5 बचा इस पे, ऐसे ही -2 था उधर +1 हो गया। ऑक्सीजन के देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक उधर गया +1 वाला और एक इधर बचेगा 1 2 और 2 4 और 1 5, 2 4 और इसके वजह से एक आया वो बन गया 5, इधर से आया 0, तो ये भी +5 वो भी +5, अब कितना है 5 और 5 10/4 मतलब 5/2, इधर सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। नॉर्मली चेक कर लो, Na कितना हुआ +1 प्लस 4x प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, ये कितना बना 4x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 Na2 है सॉरी 2, ये आ गया 12 -12 प्लस 2 10 इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10/4 मतलब कि 5/2 आ गया।
ठीक है। तो ये चीज समझो कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो गए, और नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो गए और वो बॉन्डेड है अलग अलग जगहों पर, और अलग अलग जगहों पर बॉन्ड बनने से क्या हुआ, उनका इंडिविजुअल जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। इस वजह से जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शन के अंदर चला गया। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं जाएगा, एवरेज जाएगा। यहाँ पे निकालो तो Br3O8 में क्या हुआ, 3x प्लस 8 टाइम्स -2 इज इक्वल्स टू 0। तो x कितना आया, 16/3। सेम Br3O8 तो Br3 और O8 सबके पास डबल बॉन्ड O लगा दो। Ki3 में I की निकालना है तो K तो +1 प्लस I3 तो 3 टाइम्स -1, ओके सॉरी 3 टाइम्स x इज 0, तो x कितना आ जाएगा, 1/3। देन यहाँ पर CH3COH में कार्बन की निकालनी है तो कार्बन x प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन, मेटल से बॉन्डेड नहीं है तो +1 प्लस x -2 ऑक्सीजन तो 4 प्लस 1 हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया 2x इज इक्वल्स टू 3 4 4, यहाँ पर आ गया 0, मतलब x बन गया 0। इसका स्ट्रक्चर बना के देखो CH3COOH का, तो CH3COOH, और इस OH में भी अलग अलग करो तो OH ये बना। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो सबकी, तो ये हो गया -2, ये आ गया -2, ये आ गया +1, -2 +1, ये -2 है +1 इधर, तो इस वजह से -1 इधर जाएगा, और -2 -1 ये आ गया -3। हाइड्रोजन होता है +1 और +1 या +3 सॉरी, इलेक्ट्रॉन इसके पास ये ले रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इससे जा रहे हैं तो +3, यहाँ पे +1 तो इसकी वजह से हो गया -3 से +3 आ गया 0, एवरेज 0 आ गया, बट बॉन्ड तो बन रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अगली चीज, ये एक लिस्ट है आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक लिस्ट है आपके पास जहां पर कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपके लिए लिख के रख दिए हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, आपको पता रहेगा भाई ये एलिमेंट अगर डल रहा है, यहाँ से ज्यादा इसका फायदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस में रहेगा कि भाई ये चीज अगर डल रही है तो मतलब ये ऑक्सीडाइज करवाएगी, ये चीज डल रही है तो मतलब ये रिड्यूस करवाएगी। आपको बहुत जगह पर इसका काम आएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम आता है, आपको रिएजेंट्स याद करने पड़ते हैं, तो ये वाले रिएजेंट्स हो गए जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। ये वाले रिएजेंट जो मेटल है, खाली मेटल इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेटल्स के साथ हमेशा कोई ना कोई एसिड डलता है, ठीक है। तो और कई बार आप ये भी देखो होगा यहाँ पर SnHCl डलता है, तो SnCl2 ही बनाता है, उसके बाद रिएक्शन होती है आगे। तो ये वाली चीजें हैं कई सारे जो आपको याद करनी है, तो ये रिएजेंट्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको आपको याद करना है। अगला टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपके लिए एक ही जगह पर लिख के रख दी हैं, तो आपको ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये 4 तरीके के रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। कॉम्बिनेशन क्या था, A+B से C बन गया, एक एग्जांपल हो गया कार्बन और ऑक्सीजन मिला है तो CO2 बन गया। अब फॉर दिस रिएक्शन टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कब होगी, जब ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, या फिर बोथ ऑफ A एंड B, ये दोनों ही, या तो दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर हो, दोनों में से कोई एक या दोनों ही अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो। यहाँ पर ये कार्बन ये ऑक्सीजन दोनों अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, एंड हेंस ये वाला रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट। जो प्रोडक्ट बना, A टूटा और उससे B और C बना, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उन प्रोडक्ट में से दोनों में से एटलीस्ट एक तो अपनी एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पर H2 और O2 बन गया, दोनों अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर हैं, तो ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरीके की होती है, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, जैसे CuSO4 ZnS, Cu और ZnSO4 बन गया, इसमें क्या हुआ, एक मेटल एटलीस्ट अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, उसने दूसरे को डिस्प्लेस किया। एक मेटल एलिमेंटल स्टेट में है, उसने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया है, वो मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है। और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उसमें भी मेटल डिस्प्लेस करता है, बट ये 2 तरीके का होता है, एक रिएक्टिव मेटल्स के साथ और एक नॉन रिएक्टिव मेटल्स के साथ। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉन मेटल को पानी में से भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन को पानी में से भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे सोडियम को पानी में डालो, सोडियम का ऑक्साइड बन जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, हाइड्रोजन निकाल देता है। और ये हो गया कम रिएक्टिव मेटल जिंक,
ये एसिड में डालेंगे तो ये एसिड से हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं, जो थोड़े कम रिएक्टिव हो जाते हैं वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो और ज्यादा कम है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिव मेटल्स displace H2 from cold water और less reactive metals displace H2 from acid। और मेटल क्या कहता है, one metal in uncombined state displace another metal, वो मेटल डिस्प्लेसमेंट। एंड लास्ट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जहां पर एक ही चीज खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रही है और खुद ही रिड्यूस भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस केस में देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, H2O2 परोक्साइड, परोक्साइड में ऑक्सीजन होता है -1 पे, ठीक है। अब -1 से ये गया H2O नॉर्मल ऑक्साइड तो -2 पे हो गया, और ये गया ऑक्सीजन के अंदर एलिमेंटल स्टेट तो ये हो गया 0। अब देखो क्या हुआ, -1 से नेगेटिव भी हुआ -2 पे, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर जब नेगेटिव जाता है तो वो हो गया रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लिया उसने तो ये हो गया रिड्यूस। और ये -1 से 0 पे भी गया ये ऑक्सीजन ही, वो हो गया बढ़ गया पॉजिटिव की तरफ गया, पॉजिटिव की तरफ गया तो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ और ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हुआ है। ऑक्सीजन ही इसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है, हेंस दिस रिएक्शन इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, वन एलिमेंट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। नेक्स्ट चीज, अब बैलेंसिंग सबसे जरूरी चीज और सबसे आखिरी चीज इस चैप्टर के अंदर बची है हमारे पास, बैलेंसिंग। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है हमें, और बैलेंसिंग करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और एक है हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, अब हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो ये इसके रूल्स हैं सारे के सारे, आप एक बार रूल्स को इसको आराम से पढ़ो और समझो रूल्स। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इधर क्या क्या लिखा है, एक चीज लिखी है, स्टेप्स क्या है, पहले बैलेंसिंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना है। फिर क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है, H+ या OH नेगेटिव ऐड करके, मतलब पॉजिटिव बढ़ाना है आपको तो H+ डालो, नेगेटिव बढ़ाना है तो OH नेगेटिव डालो। फिर हाइड्रोजन ऐड करना है आपको H2O से, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, सॉरी। और ये सब होने के बाद अगर आपका ऑक्सीजन खुद भी बैलेंस्ड है, खुद ब खुद बैलेंस्ड हो गया तो मतलब आप रिएक्शन सही कर रहे हो, अन्यथा आप रिएक्शन कर रहे हो गलत। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, राइट द नेट एनालिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7। हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है विद Na2SO3 इन एन एसिड सॉल्यूशन एंड टू गिव क्रोमियम 3 आयन एंड सल्फेट आयन। अब देखो हमें यहाँ से ना सल्फेट आयन मिल रहा है, लास्ट के जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास आयनिक फॉर्म में है, तो मेरे को इसका रिएक्टेंट भी आयनिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट में K नहीं है और Na नहीं है, तो K और Na को हटा दो, बचा क्या, Cr2O7, 2 K गया है तो 2 नेगेटिव आ गया, इधर से 2 Na जा रहा है तो प्लस SO3 2 नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास आ गया क्रोमियम 3 आयन मतलब Cr3 पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन तो SO4 2 नेगेटिव। मेरे पास ये चीज बची है। अब इसके अंदर देखो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले चेंज आइडेंटिफाई करो, चेंज क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इन सबका। यहाँ पर ऑक्सीजन तो -2 पे ही होता है, क्रोमियम कितना आया, तो क्रोमियम आया आपके पास 2x + 7 × -2 और ओवरऑल चार्ज है -2, ये बन गया 2x = 14, उधर जाके ऐड हुआ तो +12 एंड x = +6। तो हमारे पास क्रोमियम आ गया +6 पे, ऑक्सीजन -2 और क्रोमियम आया +6। यहाँ पर ऑक्सीजन अगेन -2 पर ही आएगा, s कितना हो जाएगा, x + 3 × -2 -6 और ओवरऑल चार्ज -2, 6 उधर जाके ऐड होगा तो ये बन जाएगा +4। यहाँ पर सल्फर आ गया +4 पे। यहाँ पर देखो तो क्रोमियम +3 पर ही है तो गिवन चार्ज के बराबर ही हो जाता है, और प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर SO4 मतलब 2 नेगेटिव, और सल्फर कितना हो गया, x + 4 × 2 -8 = -2, मतलब ये आ गया +6 के ऊपर। ठीक है, ये मेरे पास कंडीशन आ गया। अब इसमें देखो तो क्रोमियम क्या हुआ, +6 से +3 पर गया, +6 से +3 पर गया, क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया कम, कितना कम हुआ, -3। और सल्फर क्या हुआ, +4 से +6 पे गया है, ये हो गया इसका
ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कितना हुआ +2। पहला स्टेप क्या था, हमें बैलेंस करना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ यहाँ पर -3 और +2। बैलेंस कैसे करेंगे, 3 और 2 को बैलेंस करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे लिख दो। करना क्या, सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई और क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई। अब क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं करूँ तो ये बन गया 2Cr2O7 2 नेगेटिव, ये प्लस सल्फर को करना है 3 से मल्टीप्लाई तो 3SO3 2 नेगेटिव, ग्रीन से लिख दो इसको। ये हो गया Cr2O7 तो 2Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3CSO3 2 नेगेटिव से हमें मिल रहा है यहाँ पर 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। मतलब एक चीज गलत है इसके अंदर। गलत क्या हुआ कि मैंने सल्फर में तो 3 मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया उसको, लेकिन इधर क्रोमियम 2 और उधर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्रोमियम हो गया 4। तो इस वजह से हम यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब मैं ये वाले जो मल्टीप्लिकेशन है ये मैं इस रिएक्शन के अंदर लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एटम्स डिसबैलेंस ना हो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप बराबर करते हुए एटम्स को डिसबैलेंस ना करें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने 2 यहाँ पर नहीं लगाया, ये वाली रिएक्शन मेरी बन गई, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया ये वाला। अगला है बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब हमें देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है इन एन एसिड सॉल्यूशन। अब आपके पास एसिड है या बेस है उसके हिसाब से आपको H पॉजिटिव या OH नेगेटिव ऐड करना है। अगर आपके पास एसिड है तो आप H पॉजिटिव डालोगे, आपके पास बेस है तो आप OH नेगेटिव डालोगे। तो यहाँ पर एसिड सॉल्यूशन है, H पॉजिटिव मेरे को ऐड करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं H पॉजिटिव ऐड कर देता हूँ। H पॉजिटिव कहाँ, पहले टोटल चार्ज निकालो इसका। तो अब टोटल चार्ज क्या आया, टोटल चार्ज, तो यहाँ पर टोटल चार्ज आ गया आपका यहाँ पर -2 प्लस 3 इंटू -2, यहाँ पर आ गया -6 एंड -2 -8। और इस साइड देखो तो ये आ गया +6 और 3 इंटू 2 -6, यहाँ पर बन गया 0। +8 -8 और 0, तो यहाँ पर कितना -8 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। पर एसिडिक सॉल्यूशन है, H पॉजिटिव ऐड करना है आपको, तो यहाँ पर +8 कर दो, वो 0 हो जाएगा। ठीक, एक चीज हो गई, तो यहाँ पर मेरे को +8 ऐड करना है। तो +8 ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब हमारा अगला स्टेप हो गया, ये बन गया हमारे पास Cr2O7 -2 प्लस हमारे पास है 3SO3 2 नेगेटिव के साथ 8 जोड़ना है, तो 3SO3 2 नेगेटिव के साथ हमें 8H पॉजिटिव को यहाँ पर ऐड करना है। और 8H पॉजिटिव जब हमने ऐड किया है यहाँ पर, और इसके साथ यहाँ पर प्रोडक्ट को वही रहेगा 2Cr3 पॉजिटिव एंड 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ये बन गया। अब इधर क्या हुआ, हम बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करके चार्ज को हमने बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है इस वाली इक्वेशन के अंदर। हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, कितने हैं हाइड्रोजन कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, तो H सिर्फ 8 यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं है ही नहीं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो उधर H2O ऐड कर दो। उधर कितने H2O ऐड करेंगे, 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव के साथ यहाँ पर अब देखो H8 है, 8H2 मेरे को इधर डालना है और H2O है, एक में 2 आते हैं तो 4 ऐड करोगे तो 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O मैंने ऐड कर दिए। लास्ट स्टेप है कि भाई अगर आपने यहाँ तक सही किया है तो ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जानी चाहिए आपकी, और यहाँ तक चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। ऑक्सीजन कितने हैं, 7। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 and 3 9, यहाँ पर नहीं है तो 9 और 7 16। उधर 16 आ गए तो हमने इस क्वेश्चन को करा है सही। इधर 0, इधर आ गए 3 into 4 12 और इधर आ गए 4, 4 into 4 plus 12 is 16 and 16 सही आ गए। मतलब हमने क्वेश्चन को पूरी तरीके से सही कर ही दिया। मैं तो हूँ ही टैलेंटेड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले में यहाँ पर वापसी एक और वही चीज़ है, हमें बस फर्क क्या है यहाँ पर कि ये वाला बेसिक मीडियम लिखा नहीं यहाँ पर, तो इसको
इन बेसिक मीडियम हमें बैलेंस करना है। तो बेसिक मीडियम का मतलब OH नेगेटिव यहाँ पर ऐड करना होगा। सबसे पहले क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना। चेंज कैसे देखोगे, यहाँ पर -2 क्या बोला था, दिमाग में इसको करके देखो। अब जितना भी चेंज होता है चेंज को दिमाग में करके देखो। तो x + 4 × 2 -8, 8 और -1 तो +7 यहाँ पर। I नेगेटिव मतलब -1, I2 0 और ये 2 × 2 4। चेंज कितना हुआ, +7 से +4 पे गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। और ये आया -1 से 0 पर बढ़ गया, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कितना हुआ, +1 बढ़ा और रिडक्शन में कितना हुआ, -3 बढ़ा। चेंज कैसे बैलेंस करोगे, मल्टीप्लाई 3 करके। 3 मल्टीप्लाई करते हैं अगर इस रिएक्शन के अंदर हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास, और सिर्फ I के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो MnO4 नेगेटिव एज इट इज, +3 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया I नेगेटिव से, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया MnO2 + 3I2। फिर से वही दिक्कत आ गई, I यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 हो गए। ऐसे केसेस में आप क्या करो, ये जो आगे वाला 2 है ना, इसको उठा के डिवाइड कर दो। इन जनरली ऐसा तो होता है 3/2 I2 मॉलिक्यूल्स थोड़ी रिएक्ट करेंगे, हो गया क्या, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 MnO4 6 I नेगेटिव 2 MnO2 एंड 3 I2। ये वाला रिएक्शन होता है कंप्लीट आपका। बट ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें सिंपल सा ये रिएक्शन बन गया हमारे पास। तो जब आपके पास आइटम्स ऐसे डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो ये जो आगे वाली टर्म है इसको डिवाइड कर दो। यहाँ पर हमारे पास बैलेंस रिएक्शन आ गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने बैलेंस कर दिया। सेकंड स्टेप वाज टू बैलेंस द चार्जेस। अब यहाँ पर चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस के लिए पहले टोटल चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट करो। टोटल चार्ज कितना है, इधर है -1 और उधर है -3, -1 तो आ गया टोटल चार्ज -4। यहाँ पे कितना है, 0 और 0, तो यहाँ पर -4 ही ऐड करना, बेसिक मीडियम OH, तो OH उधर ऐड कर देंगे 4। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया अगला स्टेप MnO4 नेगेटिव + 3I नेगेटिव में। अब हम O4 OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, वो राइट साइड ऐड करते हैं। तो MnO2 + 3/2 I2 + 4 OH नेगेटिव हमने राइट साइड में ऐड कर दिया। चार्ज बैलेंस हो गया हमारे पास। चार्ज बैलेंस करने के बाद अगला स्टेप था, इसके अंदर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पर OH के अंदर। तो यहाँ पर 4 H2O, तो H2O एक में 2 आते हैं, तो 2 H2O इधर ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं 2 H2O ऐड, मतलब कि हम यहाँ पर बन गया हमारे पास MnO4 नेगेटिव + 3I नेगेटिव के अंदर 2 H2O और जोड़ दो, तो 3I नेगेटिव + 2 H2O। इसके साथ प्रोडक्ट वही का वही रह जाएगा, क्या, MnO2 3/2 I2 और 4 OH नेगेटिव, MnO2 + 3/2 I2 + 4 OH नेगेटिव। आफ्टर डूइंग दिस, अब हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाना चाहिए था। तो ऑक्सीजन देखो 4 0 एंड 2 × 4 2 × 1 2, टोटल आ गया यहाँ पर 6। यहाँ पर देखो तो 2, यहाँ पर देखो तो 0 और यहाँ पर देखो तो 4, तो 4 2 6। अगेन हमारा रिएक्शन पूरा का पूरा सही है। नाउ द सेकंड थिंग, इसको एक बार सारे स्टेप्स को पढ़ के देखो और फिर देखो हम आगे क्या करते हैं। अब देखो भाई, इसके अंदर करना क्या हमें, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के अंदर इक्वेशन को स्प्लिट करना है। फिर सारे बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है। फिर इनको भी बैलेंस करना है H+ और H2O डालकर, और फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन डाल के, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो सीधा करके बताता हूँ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे, अगेन -2 + 7 -2 + 4 + 2, ये तो चार्ज के बराबर ही हो गया। हाइड्रोजन होता है +1, ऑक्सीजन होता है -2, अकॉर्डिंगली ये वाला आपका बन जाएगा 4 और 2 8 -1 7 और ऊपर वाला +6। कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ेगी। +7 से हो गया +2 पर, मतलब ये हो गया रिडक्शन, और ये S हो गया +4 से +2, मतलब दिस हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। तो हमें क्या करना था, हमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग लिखना था। तो हमारे पास क्या आया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या बन गया हमारे पास, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, S, तो ये हो गया SO2 से हमें क्या मिला है, HSO4
नेगेटिव, तो HSO4 नेगेटिव। एंड दूसरा वाला पार्ट है हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया हमारा, MnO रिड्यूस हुआ है तो MnO4 नेगेटिव से हमें मिला है Mn2 पॉजिटिव। द सेकेंड स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप इज टू बैलेंस ऑल आइटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये वाली बैलेंसिंग वही है जो आपने 10th क्लास के अंदर करी थी, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे ही बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको। इस केस में देखो तो Mn Mn SS एक एक ही है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो जैसे हमने 10th में किया था, आपको सिर्फ वैसे ही बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस मत करो, बाकी सबको कर लो। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है एडिंग H+ एंड H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो H+ और H2O ऐड करके। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अगर मैं ऐड करूं SO2 प्लस यहां पर है HSO4 नेगेटिव, कितने हैं इधर? 2 ऑक्सीजन है, उधर 4 ऑक्सीजन है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, इसमें 2 और 4, इधर 2 और चाहिए तो 2H2O जोड़ दिया मैंने, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखो इधर है 4, इधर है 1, तो इधर 3H पॉजिटिव जोड़ दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, सेम इधर करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ में क्या है MnO4 नेगेटिव और यहाँ पर प्लस इधर है हमारे पास Mn2 पॉजिटिव, तो इधर O4 है, इधर ऐड कर देते हैं 4H2O, इधर हो गए 8H, तो इधर कर देते हैं 8H पॉजिटिव ऐड। हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस, ये वाला स्टेप भी डन हो गया भैया। अब बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू वन साइड। अब देखो ये वाला जो मेथड है ना, स्प्लिटिंग द हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये आप चाहे एसिडिक मीडियम है चाहे बेसिक मीडियम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डालकर बैलेंस करना है जो चार्जेस हैं उसको। अब टोटल चार्ज देखो इसके अंदर कितना है, यहाँ पर देखते हैं हम, तो टोटल चार्ज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में टोटल चार्ज कितना है, कितना है भाई? 0 0 -1 +3। कितना है? 0 0 और उस साइड है -1 और +3 H था, तो +3 इधर आ गया, +2 और इधर है 0। बैलेंस करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन ही जब डालने मेरे को, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। और फिर क्या है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर -1 एंड +8, -1 +8 इधर आ गया +7 और उस साइड कितना है +2 और 0 +2, तो इसके लिए क्या यहाँ पर +5 ऐड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ऐड कर दो। अब क्या है हमारे पास अगली चीज, तीसरा स्टेप ये हो गया, तो चौथा स्टेप है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या करना था, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड राइट साइड में ऐड करने हैं, तो SO2 + 2H2O तो एज इट इज, SO2 + 2H2O तो एज इट इज आ गया। देन प्रोडक्ट में हमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं अलॉन्ग विद HSO4 नेगेटिव एंड 3H पॉजिटिव, तो HSO4 नेगेटिव + 3H पॉजिटिव के साथ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिए। देन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अब इधर क्या था MnO4 नेगेटिव और 8H पॉजिटिव, तो MnO4 नेगेटिव + 8H पॉजिटिव के साथ यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं एंड देन इधर आगे बढ़ो और प्रोडक्ट एज इट इज आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट है Mn2 पॉजिटिव एंड 4H2O, तो Mn2 पॉजिटिव + 4H2O। नाउ अब हमने चार्ज भी बैलेंस कर दिए। लास्ट एट द 2 हाफ रिएक्शन टू अचीव द ओवरऑल रिएक्शन, तो अब हमारे पास ये जो 2 हाफ रिएक्शन इनको प्लस कर दो और उससे हमारे पास टोटल रिएक्शन आ जाएगी। लेकिन एक कैच है यहाँ पर, क्या कैच है कि भाई आपने कभी कोई ऐसी रिएक्शन पढ़ी जहाँ पर खाली इलेक्ट्रॉन लिखे हो,
नहीं पड़ी। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है ये हमें हटाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट हटाने के लिए क्या करो, जो भी इलेक्ट्रॉन है ना वो दोनों साइड बैलेंस करो। हमेशा आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें ऐसे मिलेगा, एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक साइड आएंगे, दूसरी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक साइड आएंगे, तो आपको इन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करो, ये 5 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 2 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन आगे जाएगी हमारी कुछ ऐसी। अब फाइनल क्या करना है हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या बन गया, ऊपर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, तो 5SO2 10H2O, 5SO2 प्लस 10H2O से हमारे पास प्रोडक्ट बना है अब 5HSO4 नेगेटिव, 5HSO4 नेगेटिव प्लस 3 था तो ये हो गया 15H पॉजिटिव, 15H पॉजिटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर बन गए प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अगला रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ में क्या है, और रिडक्शन हाफ में क्या करना है, ये 5 तक इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2MnO4 नेगेटिव, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव तो 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ के। इससे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर दूसरी साइड 2Mn2 पॉजिटिव एंड 8H2O, तो 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2। नाउ अब इन दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दो। इन दोनों रिएक्शन को जब आप जोड़ोगे तो जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, सेम चीज दोनों साइड से कट जाती है, तो इधर से 10 इलेक्ट्रॉन तो कटेंगे ही अलोंग विद दैट। और देखो क्या क्या जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर के, 10 इलेक्ट्रॉन इधर के गए, इधर 16H पॉजिटिव है, इधर 15H पॉजिटिव है, तो ये भी एक बचेगा यहाँ पर। इधर 10 H2O मॉलिक्यूल है, इधर 8 H2O मॉलिक्यूल है, तो इधर भी यही बचेगा, 2 H2O बचेंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या बनी हमारी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 और 16 और 15 तो एक बचा यहाँ पर खाली H पॉजिटिव, और 10 और 8 तो यहाँ पर बचे 2H2O। हो गया सारा कंप्लीट, H तो कट गया, बना क्या इससे 5HSO4 नेगेटिव, 5HSO4 नेगेटिव प्लस 2Mn2 पॉजिटिव, H2 हो गया, H पॉजिटिव गया, इलेक्ट्रॉन गया, ये वाली ओवरऑल रिएक्शन है हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिडॉक्स इक्वेशन। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इन दोनों मेथड में से आपको जो भी अच्छा लगे आप वो वाला चूज कर सकते हो, डजंट रियली मैटर कि आप कौन सा करो, बट जो भी करो उस पर मास्टरी हासिल कर लो कि उससे आप कोई भी क्वेश्चन को गलत ना कर सको। दोनों रिएक्शन कर लो तो दोनों मेथड्स कर लो तो बेटर रहेगा, बिकॉज ये चीजें जो आप जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो वो एग्जाम एमसीक्यू में आना, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में स्टेप के बीच इस रिएक्शन जो सारे स्टेप्स हैं उसके बीच में से कोई स्टेप पूछा जा सकता है। तो इट्स बेटर कि आप दोनों को प्रिपेयर करो, कोई एक भी करोगे तो भी चलेगा, दोनों करो तो उससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो, और जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, वो 35 लाख का कंपटीशन मत सोचो, ओवरऑल टॉप 20% है आपके कंपटीशन में। टॉप 20% का मतलब 7 लाख बच्चे ही हैं आपके कंपटीशन में, उसमें भी जनरल कैटेगरी में आ जाओ तो अराउंड 4.5-5 लाख बच्चे होंगे जो जनरल कैटेगरी के फॉर्म भर रहे हैं, और उसकी 50,000 सीटें हैं। तो मतलब उनके भी 10% टॉप 10% में आना पड़ेगा टू क्वालिफाई नीट टू बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया, टू बी एलिजिबल फॉर द एमबीबीएस डिग्री इन इंडिया। आपको देश के टॉप 2% बच्चों के अंदर आना पड़ेगा, एंड दैट माय फ्रेंड इज नॉट वेरी हार्ड। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, आसानी से कर सकते हो आप, बस आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताई है और जो मैं आपको कंटिन्यूसली बताता जा रहा हूँ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज आप यहाँ से ध्यान करके चलो कि आपको रोज के 200 क्वेश्चन करने हैं। जितने मेरे पास बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं रोज 200 क्वेश्चन करने की उन्हें बोलता हूँ। 200 क्वेश्चन एक आप हफ्ते में 7 दिन, 7 में से 5 दिन तो आप एटलीस्ट बायो पढ़ोगे।
तो 5 दिन तो उन बायो के आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तो उस 5 दिन में बायो के साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी के भी 100 क्वेश्चन करने हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ो। जैसे आपने आज रिडॉक्स पढ़ा तो रिडॉक्स के 100 क्वेश्चन कर दो, 100 से कम करने ही नहीं है। जो बच्चा मेरे पास 200 क्वेश्चन करके ला रहा है, मैं उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे रहा हूँ, चॉकलेट, टॉफी, कुछ भी, एटलीस्ट छोटी से छोटी चीज भी दे रहा हूँ, बट दे रहा हूँ। और जो क्वेश्चन नहीं करके ला रहा उसके लिए पनिशमेंट भी है, बिकॉज 200 क्वेश्चन करने इज अ मस्ट। आज से, अभी से आप इसको ध्यान में रखो। 200 क्वेश्चन करना इज गोइंग टू बी अ मस्ट थिंग फॉर यू। आपको 200 के 200 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, रोज की रोज आपको ये सारी चीजें करनी है टू बी एबल टू कम इन द टॉप 2% ऑफ योर कैटेगरी। तभी आप एक MBBS के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, बिना डरे, बिना किसी चीज के बारे में ओवर थिंक किए। आई नो यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। आप अच्छे से कर लोगे। कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो किसी भी चीज में, रिगार्डिंग द एंट्रेंस, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग योर सेल्फ डाउट या सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू इन एवरी वे दैट आई कैन। आप नीचे कमेंट करो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच करो, आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से कांटेक्ट कीजिए। आप जैसे मर्जी चाहे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एवरी वे दैट आई कैन। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वी विल मीट टुमारो इसी टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।